नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे बदलती विश्व व्यवस्था को लेके, और उस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ फिर मौजूद हैं श्री कमल नयन चतुर्वेदी जी, जो हिंदू विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्ते करण जी, और आपके दर्शकों का भी अभिवादन। आज का हमारा पहला सवाल है, ट्रंप की जीत पर विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर भारत में इसमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत पहले जो शीत युद्ध का समय था, उस समय बाइपोलर विश्व व्यवस्था थी, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी। एक ध्रुव पर अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ अमेरिका बोलते हैं। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ध्रुव पर वो था। दूसरे ध्रुव पर यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आज रूस है, जिसको रशिया कहते हैं। तो ये दो ध्रुवीय व्यवस्था थी और पूरी दुनिया इन दो ध्रुवों के बीच में बटी हुई थी। ये शीत युद्ध के समय की बात है, जब से रूस का लगभग 14 अलग अलग देशों में विभाजन हो गया। उसके बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और जिसके एक ध्रुव में था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड चलता रहा। आज डोनाल्ड ट्रंप की वहां जीत हुई है, और इतनी बड़ी जीत हुई है कि आज मैं पढ़ रहा था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में, स्विंग स्टेट्स उनको कहते हैं कि जहां तय पहले से नहीं होता है, वोटर किसी को भी वोट दे देता है। ऐसे 7 प्रांत हैं, उन 7 स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। और उसके अपने जो प्रभाव क्षेत्र वाले हैं प्रांत, उसमें तो हुई ही हुई है। सेनेट में उनका बहुमत हो चुका है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होने वाला है, 3 सीट पीछे है सिर्फ, और अभी गिनती चल रही है, तो उस पर भी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी जीत के बाद और डेमोक्रेट्स की इतनी बड़ी हार के बाद अमेरिका में ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया है। और इसका प्रभाव सबसे पहले तो आपको दिखेगा यूरोप के लोग इसको बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके मन में आशंकाएं हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम नाटो को पर बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहते। नाटो मतलब NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये था कि जब शीत युद्ध चल रहा था, तो अगर रूस से खतरा हो, यूएसएसआर से खतरा हो, तो नाटो के एक देश पे आक्रमण सारे देशों पे आक्रमण माना जाएगा, और सब लोग मिलकर लड़ते थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब अगर नाटो पे हमला हो रहा है, तो अपना कुछ खर्चा वो भी तो बर्दाश्त करें। इतने 1000 किलोमीटर दूर से अमेरिका क्यों बर्दाश्त करेगा? तो यूरोप में ये परिवर्तन हो रहा है। अब हो क्या गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के साथ साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उस पर भी थोड़ा सा संकट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने शपथ ग्रहण किया, 20 जनवरी को करने वाले हैं, तो ये युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध से, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो डेमोक्रेट्स थे अमेरिका में, उनकी बेवकूफियों की वजह से व्लादिमीर पुतिन बहुत शक्तिशाली होकर उभरे हैं। तो अभी फिर से दो ध्रुवीय व्यवस्था हो रही है। एक तरफ अमेरिका है डोनाल्ड ट्रंप के शासन में, और एक तरफ रशिया है व्लादिमीर पुतिन के शासन में। ये दो ध्रुवीय व्यवस्था फिर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ 4-5 ऐसे लोग हैं जो इस नई विश्व व्यवस्था में उभर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद 3 लोगों को फोन किया। उसमें है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और तीसरे हैं MBS, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, MBS। सिर्फ इन 3 लोगों को उन्होंने फोन किया। मतलब कि आने वाले विश्व में इन लोगों की पहुंच या इन लोगों की साख बहुत बढ़ने वाली है। पहले मुझे नहीं याद आता इतने लंबे समय तक कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया, या किसी सऊदी अरब के किसी शाह को फोन किया। इजराइल से उनके अपने संबंध हैं, उनको वो करते रहते हैं। तो अब हालत ये हुई कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो गए,
एक तरफ व्लादिमीर पुतिन हो गए और भारत के नरेंद्र मोदी जी, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्राउन प्रिंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये 5 लोग हुए। अब इन 5 के साथ एक बात पर और ध्यान देनी आवश्यक है कि अमेरिका जहां भी जाता है उसके 5 सैटेलाइट कंट्रीज हैं, उपग्रह देश हैं जो उसके साथ जाते ही जाते हैं। तो ऐसे हैं, अमेरिका महाद्वीप में एक देश है कनाडा, वो जहां भी अमेरिका होगा वहां रहेगा। उसके बाद अगर आप यूरोप में जाएं तो वहां यूके, जिसको हम आम भाषा में इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और जर्मनी, ये यूरोप में है। तो ये 3 हो गए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया खुद और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश अमेरिका के सैटेलाइट कंट्रीज के तौर पर माने जाते हैं। तो इन 5 देशों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इंग्लैंड और जर्मनी और कनाडा और अमेरिका, इनको आप एक ध्रुव मान लीजिए। दूसरे ध्रुव पर जैसे मैंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ उत्तर कोरिया इस वक्त लगा हुआ है। इस वक्त चीन भी है, लेकिन चीन उनका सैटेलाइट नेशन नहीं है, तो उत्तर कोरिया लगा हुआ है। तो ये 2 ध्रुव स्थापित हो रहे हैं। अब इसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक तरफ भारत है, और ये पहली बार हो रहा है कि भारत का इतना उभार हो रहा है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, और तीसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। इनके साथ साथ यूरोप में जॉर्जिया मेलोनी, वो इटली के प्रधानमंत्री हैं और उनकी मोदी जी से दोस्ती है, और मोदी जी से उनकी दोस्ती को लेकर बहुत सारे मीम भी बनते रहते हैं, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी की भी शादी नहीं हुई है, तो इसको लेकर बहुत सारे मीम बनते हैं। तो खैर वो अलग बात है, वो मजाक का विषय है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी दक्षिणपंथी हैं और मोदी जी की नीतियों को पसंद करती हैं, तो एक ध्रुव वो बन सकता है। तो अब शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति हैं, वो चीन के राष्ट्रपति भी हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव हैं, और जो आर्मी कमीशन है उसके भी चेयरमैन हैं, जो वहाँ की सेना होती है। तो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक रोग नेशन की तरह से वो इधर उधर सबको उंगली करते रह सकते हैं, सबके साथ छेड़खानी करते रह सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, वो अगले बार फिर उनसे उनकी शत्रुता हो सकती है, लेकिन एक ध्रुव तो वो रहेंगे, ये तय है, शी जिनपिंग। तो अब हालत ये होती है कि आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी 6, और एक हो गए शी जिनपिंग 7। अब कुछ और देश हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जैसे हंगरी। तो विक्टर ऑर्बन दक्षिणपंथी हैं, और वो उन इकलौते लोगों में हैं जो चुनाव के दौरान जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलाए थे, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो उनकी शामत आ जाएगी, लेकिन वो गए और जाके उनसे वो मिले। तो विक्टर ऑर्बन जो है वो धुर दक्षिणपंथी है, यानी उनके कई विचार यहाँ एक तरह से कहना भी मुश्किल है कि किस तरह से उनको कहा जाए, लेकिन वो मिला के वो एक ध्रुव है जो भारत के साथ आ सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो भारत के साथ भी भारत है, रूस और चीन अपनी सुविधानुसार भारत के साथ आते रहेंगे, लेकिन इटली की जॉर्जिया मेलोनी और विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग भारत के साथ रहेंगे। और एक और देश है यूएई, जिसको लोग आम भाषा में दुबई कहते हैं, लेकिन वो दुबई कोई देश नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट वो है। और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो उसके राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो फिर उनकी मोदी जी से बहुत निकटता है और वो भारत के साथ आ सकते हैं, कई मौकों पर उन्होंने भारत का साथ दिया है। तो ये 8 नेता जो हैं इस समय विश्व व्यवस्था को लीड करेंगे, और इन 8 के साथ कुछ सैटेलाइट नेशन, जैसे मैंने हंगरी कहा, हंगरी लीड नहीं कर सकता, हंगरी नेतृत्व नहीं दे सकता है, लेकिन विक्टर ऑर्बन जो है वहीं जाके झुकेंगे जहां दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी व्यवस्था होगी। दरअसल मैं दक्षिणपंथी शब्द को ही गलत मानता हूं।
ये हैं राष्ट्रवादी और दूसरे होते हैं विश्ववादी, जिनको लोग कम्युनिस्ट कहते हैं। अब आपका अपना घर सुरक्षित नहीं है, आप दूसरे घर को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। आपका अपना घर असुरक्षित है, आप विश्व की बात कर रहे हैं। तो पहले राष्ट्र की तो बात हो। अगर हम भारत के बारे में ये कहते हैं कि भारत का एक उत्थान होना चाहिए, ये किसी के विरुद्ध कैसे है, मुझे बताइएगा। क्या पहले भारत का उत्थान आप चाहते हैं? आप पाकिस्तान के विरुद्ध हैं, आप चीन के विरुद्ध हैं। भाई हम अपना उत्थान चाहते हैं, और हमारे उत्थान से अगर आपको परेशानी होती है, मैं अपने घर में अगर ताला बंद कर रहा हूँ और आप चिल्ला रहे, इसका मतलब कि आपकी निगाह मेरे घर पर है, वरना ताला मैं अपने घर पर बंद कर रहा हूँ, आपको क्या परेशानी भाई? तो अगर मैं भारत के उत्थान की बात कर रहा हूँ तो आपका क्या जा रहा है? तो ये दक्षिण पंथ जिसको लोग कहते हैं, मैं उसको राष्ट्रवादी कहता हूँ, और ये एक राष्ट्रवादियों का समूह पूरी दुनिया में बन गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लोग कहते हैं कि भारत को भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है क्योंकि वो व्यापारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लोगों ने इसलिए नहीं जिताया है कि उसको भारत का कल्याण करना है, उसको अमेरिका के लोगों ने इसलिए जिताया उसको अमेरिका का कल्याण करना है। पुतिन इसलिए लोकप्रिय है कि वो रूस के दृष्टिकोण से सोच रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हमले कर रहे हैं वो इसलिए उनकी लोकप्रियता 72% पहुंच चुकी है, और लगभग 27% आ गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो इसलिए हुई है कि वो इजराइल का भला चाहते हैं, इजराइल का भला करते हैं। उसी तरह से एनबीएस सऊदी अरब में, मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान यूएई में, विक्टर ऑर्बन हंगरी में, जॉर्जिया मेलोनी इटली में, ये सब लोग अपने देश की महानता की रक्षा करते हुए एक नई विश्व व्यवस्था बना रहे हैं। और इस विश्व व्यवस्था में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत एक बहुत प्रमुख ध्रुव बन के उभर रहा है, और वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ट्रंप का जीतने के बाद सिर्फ 3 लोगों को फोन करना, उसमें कोई यूरोपीय देश नहीं है, कोई जो उसके सैटेलाइट जो उपग्रह राष्ट्र है वो नहीं है। मोदी जी हैं भारत के, एमबीएस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद सऊदी अरब के, और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के। सिर्फ इन तीनों को उन्होंने फोन किया। तो ये एक बदलते विश्व व्यवस्था का एक छोटा सा रूप हमको दिखाई देता है कि हम किधर जा रहे हैं। ओवर टू यू। एक चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी। ट्रंप चुनाव के दौरान हिंदू को लेकर वो अपनी आत्मीयता दिखाए और उस अपने सदन तक में एक रखने की बात कहे कि किसी हिंदू को रखेंगे, और मतलब अपनी भावनाएं रखें, और वो पॉजिटिव था हिंदुओं के लिए। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, उनका इसका कारण ये है कि कई बार वो मुस्लिम आतंकवाद और जिहादियों के विरुद्ध बोल चुके हैं। उनके अपने विचार हैं, जिस तरह वो करना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो जानते हैं कि अमेरिका में हिंदू, भारत के जो हिंदू आप प्रवासी हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। एक तो ये है, उनको वोट चाहिए, और अगर उनको वोट चाहिए तो इसमें कोई शिकायत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हुए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हिंदुओं पर जब आक्रमण हुए तो उसका उन्होंने विरोध किया, जो होना चाहिए था। और मेरा ये कहना है कि हिंदुओं के उस आक्रमण पर यहाँ के विरोधी दलों का मुंह भी नहीं खुला। जैसे हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, दही जम जाना मुंह में दही जम जाए, सारे लोगों के आक्रमण तो हुए हैं। भाई, आप इस्लाम को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म को न माने। हम आप पर कोई हमला नहीं करते, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में तो है कि कोई भी अगर महापुरुष है वो श्रद्धा का पात्र है, वो आदर का पात्र है, तो हमको उसके विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो ट्रंप एक सच्चे क्रिश्चियन की तरह से उन्होंने कहा कि भाई वहाँ क्रिश्चियंस पे हमले हुए हैं, वहाँ हिंदुओं पे हमले हुए हैं, और ये मैं सहन नहीं करूँगा। आपको मैं बताऊँ कि बहुत तेज अफवाह है कि जो वहाँ सो कॉल्ड है तो प्रधानमंत्री, लेकिन अपने को सलाहकार कहते हैं मोहम्मद यूनुस। अब जब कोई सरकार ही नहीं तो आप सलाहकार किसके? तो एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, मोहम्मद यूनुस का कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वो फ्रांस भाग गए, और कुछ का ये कहना है कि वो बांग्लादेश में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो ट्रंप की जीत का ये प्रभाव तो हुआ ही हुआ है कि जो अब तक हिंदुओं पर हमले करा रहे थे, मंदिरों पर हमले करा रहे थे, काली माता की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, वो खुद छिप गए। ये असर है, और ये ट्रंप ने कहा है, उसके लिए उनका साधुवाद किया जाना चाहिए। ओटी आज की जो चर्चा है, ये बदलती विश्व व्यवस्था हो, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें काफ़ी हम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि
जो लोग भी देख रहे हैं इस चैनल की चर्चा करें, इसको अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों, परिवार के लोगों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार और धन्यवाद। जी धन्यवाद।